हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th इकोनॉमिक्स। 12th इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हम सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के सिलेबस में अब तक हम अराउंड 70-80% हमारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आज का एक सेशन और आगे शायद एक या दो सेशंस और होंगे और फिर ये आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, या रादर इस चैप्टर का सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। आज हम लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस देखने वाले हैं। एक्सेप्शंस के साथ हम क्रिटिसिज्म्स भी डिस्कस करेंगे। जब हमने assumptions ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू देखा था उसी वक्त हमने उसके क्रिटिसिज्म्स या उसके लिमिटेशंस वैसे देख लिए थे, बट एज अ टॉपिक आज हम ये दोनों चीजें कवर करेंगे। बट हमेशा की तरह हम ये रिवीजन थोड़ा सा कर लेंगे कि हम टॉपिक से कनेक्टेड रहे, इसलिए ये बहुत जरूरी है। हम डेली लेक्चर्स में ये रिवीजन लेते हैं और याद रखना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन होना एक चीज है, समझना दूसरी चीज है। बट जब आपको थ्योरी पेपर या थ्योरी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना होता है, लर्निंग भी एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लेक्चर्स के साथ साथ अगर वो होता रहेगा आपके लिए लर्निंग, तो उसके लिए फिर बाद में आपको ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो लेक्चर्स के साथ साथ में आप ये मेरे साथ रिवाइज करते रहो। हम फटाफट पॉइंट्स के थ्रू जाएंगे और बिना देखे आप भी मेरे साथ आंसर्स देने की कोशिश करो। और एक छोटा सा एक्सरसाइज उसके साथ करना है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं याद आता है, जैसे अगर हम फीचर्स रिवाइज कर रहे हैं, आपको एक आधा पॉइंट नहीं याद आता, तो आप उसको लिखो। सिर्फ वो पॉइंट जो याद नहीं आया, जो याद आए अच्छी बात है, जो नहीं याद आए वो थोड़ा साथ में लिखो, बिकॉज उससे अगली बार के लिए वो अच्छे से याद हो जाता है। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज आपको मेरे साथ स्टार्ट कर देना है और फिर हम ये चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी के बेसिक में देखा था, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन देखा था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अगर आपको याद होगा, फीचर्स में हमने 10 पॉइंट देखे थे, फटाफट इनके थ्रू गो थ्रू करेंगे। सबसे पहला रिलेटिव कंसेप्ट, सेकेंड सब्जेक्टिव कंसेप्ट, थर्ड इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो थे वो डिफरेंसेस थे। दैट फोर्थ पॉइंट था यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, फिफ्थ यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, सिक्स्थ यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ये 6 पॉइंट। फिर उसके बाद अगला पॉइंट 7 पॉइंट देखा था, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मेजरमेंट उसका डिफिकल्ट रहेगा। समहाउ डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने उसको मेजर करने का तरीका ढूंढा है, बट स्टिल द कॉमन पार्ट इज, क्योंकि उसमें बहुत सारे अजम्पशंस वो अप्लाई कर देते हैं और वो अजम्पशंस हर बार रियलिस्टिक नहीं है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका मेजरमेंट डिफिकल्ट है या हाइपोथेटिकल है। 8th पॉइंट अगर आपको याद होगा वो है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। 9th यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन था कि इंटेंसिटी के साथ यूटिलिटी चेंज होती है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी यूटिलिटी ज्यादा, इंटेंसिटी कम हो गई तो यूटिलिटी भी कम हो जाती है। और यही अल्टीमेट रीजन हमने सीखा था फॉर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड लास्ट पॉइंट हमने देखा था, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड जब लोग करते हैं, पैसा देके चीजें खरीदते हैं, तो वो तभी खरीदेंगे जब उसमें यूटिलिटी है। अगर यूटिलिटी नहीं तो अननेसेसरी कोई खरीदेगा नहीं। तो ये जो सारे हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फिर आगे हमने देखे थे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ये काफी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ 6 ही पॉइंट्स थे इसमें। सबसे पहला था फॉर्म यूटिलिटी, जहां हम चीजों का साइज शेप स्ट्रक्चर बदलते हैं, प्रोडक्शन में ये होता है। फिर सेकंड हमने देखा था प्लेस यूटिलिटी, जगह चेंज करने की वजह से। थर्ड सर्विस यूटिलिटी, प्रोफेशनल्स हो या इन जनरल जब लोग अपने पर्सनल स्किल्स अप्लाई करते हैं तो सर्विस यूटिलिटी। फिर उसके बाद है नॉलेज यूटिलिटी, व्हेन यू नो हाउ टू यूज द प्रोडक्ट। पोजेशन यूटिलिटी, ये बायर को मिलता है जब वो चीजों का ओनर बनता है, तो इसलिए उसको ओनरशिप यूटिलिटी ऐसा भी बोलते हैं। एंड सबसे लास्ट में हमने देखा था टाइम यूटिलिटी, जो स्टोरेज या वेयर हाउसिंग से मिलता है। तो फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। फिर आगे हमने देखे थे कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हमने टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी देखा था, जिसमें पहला था टोटल। टोटल यूटिलिटी इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑल द यूटिलिटीज डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट। तो जितने भी यूनिट्स है उन इंडिविजुअल्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलता है टोटल यूटिलिटी। तो इसीलिए हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट या सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए उन सब का टोटल यूटिलिटी। फिर उसी को हम बोलते हैं इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, या उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, या टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 2 3 n, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वहां तक ये जाएगा। उसको समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी बोल सकते हैं। हमने एक बेसिक मंत्र देखा था, मार्जिनल से मार्जिनल मिलाते जाओ तो टोटल बनता है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी एक कंसेप्ट था जिसमें बेसिकली एक यूनिट की वजह से कितना ऐड होगा, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। एक यूनिट की वजह से क्या यूटिलिटी ऐड होगी। सो
फॉर्मूला में दो सक्सेसिव टोटल को अगर आप माइनस करोगे तो आपको ये मिलता है. लेट्स सी, marginal utility refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed. In other words, it is the addition made by the last unit of commodity consumed. जो आखिरी यूनिट है या एक इंडिविजुअल यूनिट है उससे जो आपको मिला है. फॉर्मूला, marginal utility of nth unit is equal to total utility of n minus total utility of n minus 1. So दो सक्सेसिव टोटल को अलग करो तो मार्जिनल रह जाता है. तो ये बेसिक था. फिर आगे हमने देखा था रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. इसके लिए हमने टेबल भी देखा था. आई होप अब तक याद हो चुका है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेबल नहीं है. मार्जिनल से याद करोगे तो बहुत आसान हो जाता है. मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2. फिर उसी को ऐड करोगे तो टोटल यूटिलिटी में आएगा 10, 18, फिर उसके बाद 6 में आता है 24, फिर 28, 30, फिर से 30 एंड देन फाइनली आएगा 28 क्योंकि वहां वो डिक्लाइन होता है. तो ये बेसिक रिलेशन इस टेबल में भी एक्सप्लेन होता है कि जैसे जैसे मार्जिन कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट. फिर 6th यूनिट पे मार्जिनल 0 है, टोटल मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी. एंड लास्टली सबसे आखिरी में हमने देखा था कि जहां मार्जिनल निगेटिव है वहां टोटल डिक्लाइन हो जाता है पॉइंट ऑफ सटाइटी के बाद. फिर यही रिलेशन हमने टेबल डायग्राम में भी प्रेजेंट किया हुआ है. अगर आपको याद है कि दैट फर्स्ट यूनिट के लिए टोटल मार्जिनल दोनों सेम है, फिर मार्जिनल कम होगा, टोटल बढ़ते जाएगा अप टू 5th यूनिट. फिर 6th यूनिट के लिए भी हमने देखा कि टोटल जो है वो कांस्टेंट रहेगा और मैक्सिमम रीच करेगा, मार्जिनल 0 रहेगा पॉइंट ऑफ सटाइटी पे, और उसके बाद मार्जिनल एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, निगेटिव हो रहा है और टोटल डिक्लाइन हो रहा है. टोटल डिक्लाइन हो रहा है, इसी का मतलब है कि यहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन मिल रहा है या डिसयूटिलिटी हो रही है. देन आगे हमने इसी रिलेशनशिप के 3-4 पॉइंट कंक्लूजन देखे थे. दैट फर्स्ट यूनिट के लिए मार्जिनल और टोटल सेम रहेगा, फिर मार्जिनल बढ़ेगा बट एंड मार्जिनल डिक्लाइन होगा, टोटल बढ़ेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल 0 होगा, टोटल मैक्सिमम होगा, मार्जिनल निगेटिव और टोटल डिक्लाइन. ये प्लीज ये रिलेशन याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आएंगे और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी जरूरी रहेंगे. फिर इसके बाद आगे हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पढ़ा था कि गोसेन, प्रोफेसर गोसेन ने ये इंट्रोड्यूस किया था, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं गोसेन्स फर्स्ट लॉ. फिर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890, ये बुक उसका पब्लिशिंग ईयर याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में काम आता है. और इसका बेसिक लॉजिक यही होता है कि जैसे जैसे एक वांट हम देख रहे हैं तो जैसे जैसे वो कंजम्पशन बढ़ता है इंटेंसिटी कम होती है, जिस वजह से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है. तो ये इंट्रोडक्शन. फिर इंट्रोडक्शन के बाद था स्टेटमेंट. मैंने बोला है ये एज इट इज आपको लर्न करना है. आई होप अब तक आप ये लर्न कर चुके हो. सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, other things being constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in a stock of thing diminishes with the every increase in the stock that he already has. तो अगर किसी पर्सन के पास अवेलेबल चीजें बढ़ी तो उसकी इंपॉर्टेंस, एडिशनल बेनिफिट, मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती जाएगी. और इसके लॉजिक याद रखना, सिंगल वांट हम देख रहे हैं और सिंगल वांट सटाइबल होती है, तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है लेवल ऑफ इंटेंसिटी कम और मार्जिनल यूटिलिटी भी कम. ये स्टेटमेंट के नीचे एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना पड़ेगा. तो यहाँ भी टेबल देखा था, यहाँ के टेबल में हमने सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम देखा है, दैट 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2. फिर सेम चीज डायग्राम में भी एक्सप्लेन की है. सी जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है, और 6th यूनिट के बाद वो नीचे आ रहा है निगेटिव पार्ट, जहाँ पे हमने बोलते भी है कि शेडेड एरिया डायग्राम में दिखा के हम बेसिकली बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है डिससैटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है. याद रखना, डायग्राम जब भी आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है. तो एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी. देन उसके बाद आखिरी पार्ट जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था वो था अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस आपको यहाँ पे देखने थे. तो ये अजम्पशंस की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 9 अजम्पशंस हमने देखे थे. अगर आपको याद होगा, सबसे पहला रैशनैलिटी की कंज्यूमर रैशनल रहेगा. सेकेंड कार्डिनल मेजरमेंट, हम इसको न्यूमेरिकली काउंट कर सकते हैं. थर्ड होमोजीनिटी, जो भी यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे ये होमोजीनियस होने चाहिए. अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो फिर हम लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं कर पाएंगे. फिर फोर्थ पॉइंट हमने आगे देखा था कंटिन्यूटी, एक के बाद द कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यूअस वन आफ्टर अनदर, देयर शुड नॉट बी अ टू लॉन्ग गैप बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन. फिर फिफ्थ पॉइंट हमने देखा था रीजनेबिलिटी, यूनिट का साइज रीजनेबल होना चाहिए. अगर बहुत बड़ा या बहुत छोटा कमोडिटी है तो हम लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं कर पाएंगे. फिर 6th पॉइंट कॉन्स्टेंसी, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, तो जैसे टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक डिसलाइक कंज्यूमर के कांस्टेंट होने चाहिए. 7 डिविजिबिलिटी, यूनिट शुड बी डिविजिबल.
यही एक लॉजिक देखा था, अगर आपको पिछले 2 सेशंस याद होंगे, 2 सेशन पहले मैंने आपको एक लॉ ऑफ डीएमयू का शेड्यूल बना के दिया था जिसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी 0 ऐसी दिखाई नहीं थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि शेड्यूल में नहीं था तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी नहीं, ये यूनिट्स डिविजिबल है। तो कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। फिर उसके बाद अगला देखा था सिंगल बॉन्ड, कि हम एक ही बॉन्ड के लिए हम ये अप्लाई कर पा रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट हमने देखा था कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये जैसे कि मैंने बोला था कि टेक्निकली ये अजम्पशन करना नेसेसरी हो गया है बिकॉज हमने मनी को एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिया है। तो ये जो सारे है ये है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। स्क्रीन पे है आपके, फिर भी बिना देखे एक बार मेरे साथ कोशिश करनी है। सबसे पहला अजम्पशन होता है रैशनैलिटी, दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट, तीसरा होमोजेनिटी, फोर्थ कंटिन्यूटी, फिफ्थ रीजनेबिलिटी, सिक्स्थ कॉन्स्टेंसी, सेवन डिविजिबिलिटी, एट सिंगल बॉन्ड एंड लास्ट वन इज कार्डिनल कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो दीज आर द assumptions जो लॉ ऑफ डीएमयू में होते हैं। ना ये सारा पार्ट हमने देख लिया क्विकली, ऐसा समझ लो कुछ 10 मिनट में 9-10 मिनट में हमने ये पूरा रिवाइज कर लिया। जो अभी तक हमने 8 लेक्चर्स देखे जिसके ऊपर हमने 10 मिनट में इसको कवर कर लिया। अगर आप ये साथ में रिवाइज करते रहोगे तो आपको भी बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। ना आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। अब ये एक्सेप्शन क्या है ये समझ लो पहले। जैसे हमने assumptions के बारे में बात की वैसे एक्सेप्शंस भी यहां से आगे के सिलेबस में भी, जैसे आगे जाके आपको लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई आएगा, वहां पे भी assumptions रहेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक लॉज में ये assumptions होते ही है। क्यों होते हैं वो हम फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम जब आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगा कि माइक्रो में बिना assumptions के काम क्यों नहीं हो सकता। तो वो फर्स्ट चैप्टर में हम जरूर देखेंगे, वहां हम पार्शियल इक्विलिब्रियम के ऊपर एक सेशन लेंगे जिसमें ये कवर हो जाएगा। बट तब तक याद रखना है हर लॉ में assumption एक्सेप्शंस आएंगे। इसके बाद थर्ड चैप्टर में आपको लॉ ऑफ डिमांड आएगा, वहां भी assumptions होंगे, एक्सेप्शंस होंगे। फिर फोर्थ में चैप्टर में लॉ ऑफ सप्लाई आएगा, वहां भी assumptions और एक्सेप्शंस होंगे। तो एक्सेप्शन क्या है वो समझ लो पहले। नाउ जब हम बात करते हैं किसी भी लॉ या किसी भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल की, जहां वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल ना जब हम बात करते हैं डीएमयू की, लॉ ऑफ डीएमयू की बात करते हैं, तो लॉ ऑफ डीएमयू में सिंपल सी चीज बोली है कि जब इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन कंजम्पशन, जब कंजम्पशन इंक्रीज होगा प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी। ये लॉ है सिंपल वर्ड्स में। वैसे उसका स्टेटमेंट थोड़ा टेक्निकल था जो हमने देखा था, आई होप याद होगा। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट, मतलब ही मार्जिनल यूटिलिटी, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। अर्थात कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। ये लॉ ऑफ डीएमयू का रूल है या ये लॉ ऑफ डीएमयू में दिया है। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आती है, ऐसी कोई सिचुएशंस आती है कि जहां पे कंजम्पशन बढ़ रहा है बट मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं हो रही या बढ़ गई और ज्यादा बढ़ गई। नॉर्मल रूल क्या था कि कंजम्पशन बढ़ेगा या वो चीज बढ़ेगी तो एमयू कम होगा, बट किसी का सेटिस्फेक्शन कम नहीं हो रहा है, सेम रह रहा है या बढ़ रहा है। मतलब ही जो स्टेटमेंट या जो प्रिंसिपल लॉ में दिया गया था वो फॉलो नहीं हो रहा है, उसके अपोजिट कुछ तो हो रहा है। और ऐसे ही सिचुएशंस को हम बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन, कि जहां लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के प्रिंसिपल या रूल्स फॉलो नहीं होते हैं उसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। पढ़ेंगे, उसी का पार्ट दिया हुआ है। Exception to the law implies that there are situations where the law is not applicable, जहां law applicable नहीं होता है। Such situations are known as exceptions. Thus, in case of law of diminishing marginal utility, situation where marginal utility increases with the increase in consumption. तो law of DMU ने बोला था कि consumption के साथ MU कम होगा, but ऐसे situations, ध्यान से सुनना, ऐसे situations जहां increase in consumption के साथ, याद रखना, इंक्रीज इन कंजम्पशन के साथ मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है उसको बोलेंगे एक्सेप्शन। सो इन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सिचुएशंस वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्शन।
तो हम उनको बोलते हैं एक्सेप्शंस। However, अब ये ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देयर आर नो रियल एक्सेप्शंस फॉर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द एक्सेप्शन एक्सप्लेन आर ओनली अपरेंट एंड नॉट रियल। ये सिर्फ लगते हैं कि एक्सेप्शन है, बट एक्चुअल में लॉ ऑफ डीएमयू को कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि एक्सेप्शन है, आप बोल रहे कि रियल नहीं है। समझ लो, जब हम कोई भी लॉ अप्लाई करते हैं, जिस भी ऑथर ने, जैसे अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ दिया है, तो अगर हम सिचुएशंस अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेप्शन होने के लिए उस सिचुएशन के साथ सारे एजम्पशंस होने चाहिए जो उन्होंने बोले हैं। अगर आप कोई एजम्पशन फॉलो नहीं करते हो और फिर एक्सेप्शन ढूंढते हो तो फिर वो सही नहीं है, क्योंकि ऑथर ने लॉ बनाते वक्त क्लियरली बोला था कि मैं ये लॉ दे रहा हूं इन कंडीशंस में। जैसे लॉ ऑफ डीएमयू में अल्फ्रेड मार्शल ने वो कंडीशंस दी है, वो अजम्पशंस दी है कि इन सिचुएशन में लॉ एप्लीकेबल है। जैसे कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल होना चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होने चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, डिविजिबल चीजें होनी चाहिए, सिंगल वांट होनी चाहिए, रीजनेबल साइज होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर है तो ये लॉ एप्लीकेबल है। अब तुम वो कंडीशंस हटा दोगे और फिर एक्सेप्शन ढूंढ के लाओगे तो वो रियल एक्सेप्शन नहीं है, वो सिर्फ अपरेंट है। लॉ ऑफ डीएमयू के साथ ऐसा होता है कि वो बिना एजम्पशंस के, उसके जो भी एक्सेप्शन है वो पूरे एजम्पशंस के साथ नहीं दिखते, इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये रियल नहीं है, ओनली अपरेंट है। आगे जाके हम लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई वहां देखेंगे, वहां एक्चुअली रियल एक्सेप्शंस होते हैं, बट लॉ ऑफ डीएमयू के केस में जो भी एक्सेप्शंस बोले जाते हैं उन सारे एक्सेप्शंस में कोई ना कोई एजम्पशन मिसिंग है, और क्योंकि हम सारे एजम्पशंस के साथ नहीं कर रहे हैं, हम उसको बोलेंगे कि ये अपरेंट है, रियल एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए लॉ ऑफ डीएमयू को यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोला जाता है। और रादर जब लॉ ऑफ डीएमयू एक्सप्लेन हुआ था, मैंने बोला था कि एक बेसिक ह्यूमन ट्रेट, एक ह्यूमन बिहेवियर का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और ये हम हमेशा से जानते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में होता है। जो चीज हमारे पास ज्यादा है हमें उसकी कीमत नहीं होती है, जो चीज कम होती है उसकी हमें वैल्यू ज्यादा होती है। और अल्फ्रेड मार्शल ने यही बेसिक ह्यूमन ट्रेट, यही बेसिक प्रिंसिपल तो बोला है, सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स किए। उन्होंने ये बेसिक ऑब्जर्वेशन किया कि इंसानों के साथ ऐसा होता है कि जो चीज उनके पास ज्यादा है उसकी वैल्यू कम, जो चीज नहीं है उसकी वैल्यू ज्यादा। और यही ह्यूमन ट्रेट उन्होंने टेक्निकली एक्सप्लेन किया है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली होता है ना। तो याद रखना, जब भी हम कोई एक्सेप्शन देखेंगे, जैसे इस एक्सेप्शन में हम टोटल 7 पॉइंट देखने वाले हैं, हॉबीज, फिर उसके अलावा माइजर, एडिक्शन जिन लोगों को होता है, जैसे ड्रंकर्ड वगैरह है, कोई स्मोकर है तो एडिक्शन की बात हो गई, पावर, मनी, रीडिंग वगैरह, इन सब की अगर हम बात करें तो इन हर जगह एक्सेप्शन लगता है बट होता नहीं है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई ना कोई एजम्पशन मिसिंग है। तो जब आप ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे तो बेसिकली 2 चीजें आपके आंसर्स में आएंगी। एक कि वो एक्सेप्शन क्यों लगता है, जैसे हॉबीज। अब जैसे किसी की कोई हॉबीज है, कॉइन्स कलेक्ट करना, ओल्ड कॉइन, ओल्ड नोट कलेक्ट करते हैं, पोस्टल स्टैम्प कलेक्ट करना, ये हॉबी होती है। अब कोई कॉइन कलेक्ट करता है तो उसको जितने पुराने कॉइन मिलते जाएंगे, ध्यान से सुन लेना, ये जितने पुराने कॉइन मिलते जाएंगे उतना उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा, उसकी हॉबी है, उसको मजा आता है पुराने कॉइन्स कलेक्ट करने में। अब जितने ओल्ड कॉइन्स वो कलेक्ट करेगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा। तो अपेरेंटली दिखने में क्या लग रहा है कि जितने ज्यादा कॉइन्स उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन। ध्यान से सुनना, जितने ज्यादा ओल्ड कॉइन्स उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको लग रहा है। बट प्रॉब्लम, अब ये अपेरेंटली लग रहा है, अब आप बोलोगे यहां मिसिंग क्या है, तो मिसिंग ये है होमोजिनिटी। कॉइन्स की जब बात आती है, अगर किसी पर्सन को ओल्ड कॉइन मिल रहा है अलग अलग टाइप के तो उसको सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। अगर उसको सेम टाइप के कॉइन्स मिलते जा रहे हैं, एक के बाद एक, वो सर्च कर रहा है, इधर उधर से जमा कर रहा है, हर बार उसको एक ही टाइप का पुराना कॉइन मिलता है, क्योंकि हमने देखा है होमोजिनिटी होनी चाहिए। तो एक ही टाइप का अगर कॉइन मिलेगा तो उसको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, अलग अलग टाइप के कॉइन मिलेंगे तो सेटिस्फेक्शन। तो पूरा वापस सुनना, कोई किसी पर्सन की ओल्ड कॉइन कलेक्ट करने की हैबिट है, वो उसको कलेक्ट करता है, जितने ज्यादा कॉइन्स उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन। बट अलग अलग कॉइन्स के साथ फिर अलग अलग कॉइन्स बोल दिए तो तुमने यहां पे एक एजम्पशन छोड़ दिया, दैट इज होमोजिनिटी।
तो हॉबीज के केस में ऐसा होता है कि होमोजिनिटी जैसा एजम्पशन अगर नहीं है तो फिर वो हॉबी एपरेंटली एक्सेप्शन लगती है बट रियल नहीं है, क्योंकि वहां होमोजिनिटी या कुछ और एजम्पशंस फॉलो नहीं होते। तो ऐसे ही 7 के 7 पॉइंट्स जो आपको आने वाले हैं, हर पॉइंट में एपरेंटली लगता है बट कुछ ना कुछ वहां मिसिंग है, कोई ना कोई एजम्पशन मिसिंग है, जिस वजह से हम ये लॉ बोलते हैं कि ये लॉ जो है, ये एक्सेप्शन जो है वो रियल नहीं है, एपरेंट है। सी पढ़ेंगे हॉबीज। इन सर्टेन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग, म्यूजिक, रीडिंग, the law does not hold true because every additional increase in the stock gives more pleasure. This increases marginal utility. However, this violates the assumption of homogeneity. Violates मतलब homogeneity का assumption यहाँ follow नहीं होता है, and continuity, बहुत सारे cases में continuity का भी assumption follow नहीं होता है। जैसे पेंटिंग बनती है तो पेंटिंग बनाने वाले को जब हॉबी होती है, ऐसा नहीं कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इमीडिएटली पेंटिंग बनाता है, या वो एक ही पेंटिंग 10 बार बनाता है, ऐसा नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई लियोनार्डो दा विंसी, हमने वो मोनालिसा का पेंटिंग सुना हुआ है। अब वो पेंटिंग उसने एक ही बार बनाया, वो एक के बाद एक के बाद एक ही बार मोनालिसा के प्यार में एकदम ही बनाते गया बनाते गया बनाते गया, ऐसा नहीं हुआ है, या उसने अलग अलग पेंटिंग बनाए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, दैट कि जब आप अलग 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 चीजें करोगे तो होमोजेनिटी नहीं रहेगी, ब्रेक लोगे तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, और इसीलिए हॉबीज में एपरेंटली, लिसन केयरफुली, एपरेंटली लगता है कि एक्सेप्शन है बट रियल एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि एजम्पशन नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, हर पॉइंट जो हम देखने वाले, मनी वाले पॉइंट में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा है, बाकी अपार्ट फ्रॉम मनी हर पॉइंट में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि कैसे वो एक्सेप्शन लगता है बट कौन सा एजम्पशन वो फॉलो नहीं करता है, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट, हॉबीज के बाद अगली पार्ट दिया हुआ है माइजर। माइजर इज बेसिकली कंजूस। कंजूस होता है ना, सो कंजूस पर्सन को क्या है, जितना ज्यादा पैसा जमा करेगा उतना सेटिस्फेक्शन है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पैसा जमा कर रहा है और बहुत ही कंजूसी करता है तो उस कंजूसी में वो बिहेवियर रैशनल नहीं है, बिकॉज सिंपल सी बात है, आदमी पैसा इसलिए कमाता है ताकि वो चीजों को खरीद सके। मनी गिव्स यू अ परचेसिंग पावर। आई होप आपने 11th इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा कि मनी आपको कुछ नहीं देता, मनी इज बेसिकली आपको परचेसिंग पावर देता है। तो अगर आपके पास परचेसिंग पावर है और आप उसका यूज नहीं करोगे तो दैट इज नॉट अ रैशनल बिहेवियर, एक चीज। दूसरा, रियल कंजम्पशन, मतलब पैसा जमा होना इज नॉट, पैसा जमा होना और यूज करना अलग अलग बात है, वो सिर्फ जमा करता है, उसको कभी एक्चुअली यूज नहीं करता है। और ये दो रीजन है जिसकी वजह से ये एक्सेप्शन लगता है बट रियल नहीं। सी, इन द केस ऑफ माइजर, कंजूस, every additional rupee gives him more and more satisfaction. Marginal utility of money tends to increase with an increase in a stock of money. जितना wealth, जितना पैसा आएगा उतनी वो utility बढ़ेगी। However, this situation ignores the assumption of rationality. ये rationality नहीं है, because money इसलिए कमाया जाता है ताकि हम उसका benefit ले सकें। आप सिर्फ जमा करोगे, use नहीं करोगे, that is not a rational behavior. See, this way आपको ये topic explain करना है। थर्ड, एडिक्शंस। अगर किसी को किसी चीज की आदत है, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना एक्सेट्रा, तो अगर कोई ड्रंकर्ड के केस में तो ऐसा होता है कि भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलाए जा रहे हैं, मतलब ड्रिंक करने बैठे, एक पिया, दो पिया, तीन पिया, जो भी उसको बोलते हैं, आपको पता होगा, मतलब मुझे तो कुछ आइडिया नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट जो भी वो ड्रिंक करते जा रहे हैं भाई, एक पेग, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, एक के बाद एक, और उसका नशा भी बढ़ते जा रहा है। सी, ड्रंकर्ड का पर्पस क्या था दारू पीने का, कि उसको नशा मिलता है। अब उसने एक ड्रिंक किया, नशा हुआ, फिर दूसरा इमीडिएटली, चलो मान लिया जाए कि कंटिन्यूअसली बोतल की बोतल खाली हो रही है, तो एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसका साथ में नशा भी बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्रिंकिंग बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, तो अपेरेंटली ये एक्सेप्शन है, अपेरेंटली। प्रॉब्लम ये है कि वो जब नशे में है तो उसका बिहेवियर रैशनल नहीं है, मतलब जितना आदमी नशे में जाएगा उतना वो इरेशनल बिहेवियर करेगा। मतलब क्या है, एक जगह जहां वो बैठा था, ये कंटिन्यूअस कंजम्पशन करने के बाद जब वो उठेगा तो आदमी उठ जाएगा, पूरी दुनिया वही के आसपास, उसके आसपास हिल जाएगी, या वो खुद हिल जाएगा, व्हाटएवर जो भी होता होगा, लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से जानते होंगे, आई डोंट हैव एनी आइडिया। बट पॉइंट ये है कि इस तरीके से अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है इरेशनल बिहेवियर से, तो फिर हम उसको रियल एक्सेप्शन नहीं काउंट कर सकते। सी, it is observed that in case of a drunkard that the level of intoxication increases with every additional unit of a liquor consumed.
इंटॉक्सिकेशन, नशा बढ़ रहा है जैसे जैसे वो लिकर कंज्यूम कर रहा है. सो MU रिसीव्ड बाय drunkard may increase. Actually, it is only an illusion. This condition is similar to almost all addictions. However, this violates the assumption of rationality. वो behavior rational नहीं. Then, उसके बाद अगला पॉइंट है पावर. किसी भी तरीके की पावर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर जो है जिसके लिए आदमी क्रेव करता है, बट अगेन यहाँ पे रैशनैलिटी का जो assumption है वो फॉलो नहीं होता. This is an exception to the law because when a person acquires powers, his lust for power increases. He desires to have more and more of it. However, this against the violates the rationality assumption. Again, ये प्रैक्टिकली हम देख चुके हैं. जैसे अगर हम सपोज हम कोई पॉलिटिकल एग्जांपल भी लेते हैं तो पॉलिटिकल पावर होने के लिए पॉलिटिशियंस हो या कोई भी पर्सन हो, हर कोई पर्सन जो है रैशनल बिहेवियर नहीं करता है. बहुत सारे इरेशनल डिसीजंस होते हैं, बहुत सारे वायलेंट एक्टिविटीज में भी वो इन्वॉल्व होते हैं. तो इसीलिए ये रियल एक्सेप्शन नहीं है. सो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU में 4 पॉइंट हमने देखे. पहला देखा हॉबीज, याद रखना है, रिवाइज करते रहना है. हॉबीज में हमने देखा कि ये रियल एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि कंटिन्यूटी, होमोजेनिटी नहीं है. फिर उसके बाद हमने देखा सेकेंड माइजर, रैशनैलिटी नहीं है. थर्ड पॉइंट ड्रंकार्ड या एडिक्शन वाला पॉइंट, रैशनैलिटी नहीं है. पावर, रैशनैलिटी नहीं. देन फिफ्थ पॉइंट इज मनी. नाउ पैसा, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा आएगा उसको और उसकी पावर बढ़ती जाएगी और उसको और ज्यादा पैसा लगेगा. अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि भाई पैसा जितना मिले अच्छा. लोगों को क्या, हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता है जितना ज्यादा पैसा मिले उतना अच्छा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती है. ये हमने पहले भी देखा था कि जैसे रिच पर्सन अगर है, किसी भी रिच पर्सन के लिए 1000 रुपया और किसी पुअर पर्सन के लिए 1000 रुपए, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो आप जैसे जैसे अमीर होते जाओगे वैसे वैसे मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी. तो अपरेंटली लगता है कि भाई पैसे के लिए आदमी कोशिश करता है और ज्यादा पैसे के लिए कोशिश करता है, बट इंडिविजुअली उस एक एक रुपए की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है. मार्जिनल यूटिलिटी उसकी एक्चुअली डिक्लाइन होती है. इट इज सेड दैट MU ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो. इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस. दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज्ड टू सैटिस्फाई वेरियस वांट्स. पैसे से हम चीजें खरीदते हैं, मनी परचेसिंग पावर देता है, तो हम इतनी सारी चीजें पैसे से खरीद सकते हैं, ऐश कर सकते हैं, मौज कर सकते हैं, इसीलिए और ज्यादा पैसा आदमी को चाहिए. However, according to some economists, this law is applicable to money too. पैसे के लिए भी ये applicable है. For example, marginal utility of money is more to the poor person than a rich person. Rich के लिए कम है, poor के लिए ज्यादा. Even अगर हम rich और poor की भी बात छोड़ दे, rich poor की बात छोड़ दो, so मान लिया जाए कि say for example आप एग्जाम दे रहे हो, आपका 12th का एग्जाम वगैरह हो गया. अभी तो फिलहाल ये सब एग्जाम पोस्टपोन चल रहे हैं, सब कोविड सिचुएशन में कुछ एग्जाम हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे. मान लिया जाए कि आपने कोई एग्जाम दिया, अच्छा एग्जाम दिया और आप पास हो गए, ऑल इंडिया फर्स्ट आ गए, आपके पेरेंट्स बहुत खुश है आपसे, और आपको आपके पेरेंट्स ने बोला ये ले 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए ले, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. 20,000 रुपए दे दिए आपको उड़ाने के लिए. अब ये लेक्चर सुनने वालों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि सर 20,000 तो हमारी पॉकेट मनी है. तो अगेन नॉर्मल लोगों के लिए, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए अगर ऐसा हुआ उस स्टूडेंट को कि भाई रिजल्ट आया बहुत अच्छा है, पेरेंट्स ने खुश होकर बोल दिया ये ले 20,000, जो चाहिए वो कर, जो चाहिए वो कर. अब ये पर्सन 20,000 रुपए लेके निकले. अब इनको दिन भर ये खरीदो, वो खरीदो, पिक्चर दिखाओ, खुद जाओ, दोस्तों को पिक्चर दिखाओ, सुबह से लेके शाम तक ये पैसे उड़ाने हैं. अब उनको अपनी मर्जी से उड़ाने हैं. तो ये 20,000 रुपए जब इनके पास है तो उन्होंने कुछ चीजें खरीदी, कपड़े खरीदे, मूवी गए, रेस्टोरेंट गए, दोस्तों को पार्टी दे दी, सब हो गया. सुबह से पैसे खर्च हो रहे, उड़ा रहे मस्त. पॉइंट ये है, दिन खत्म होते होते अब बचे हैं 200 रुपए. सी, सुबह जब उसके जेब में 20,000 रुपए थे, या चलो 100 रुपए की बात करते हैं, दिन खत्म होते होते 100 रुपए बचे. सुबह जब दिन शुरू हुआ, ये नॉर्मल जिंदगी की बात है, कोविड की नहीं, बट नॉर्मल जिंदगी में सुबह जब उसका दिन शुरू हुआ, उसके हाथ में 20,000 रुपए थे. उस 20,000 में से 100 रुपए खर्च करना या 10 रुपए खर्च करना उसके लिए बहुत छोटी आसान बात थी. भाई 10 रुपए के तो टिप दे दी वेटर को, 100 रुपए की तो टिप दे दी, 50 रुपए की टिप दे दी, 200 रुपए के, 300 रुपए के तो पॉपकॉर्न खरीद लिए. इतने से पॉपकॉर्न आए 500 रुपए में खरीद लिए. कोल्ड ड्रिंक मिलता है थिएटर में 500 रुपए में मिलता है, 500 रुपए में खरीद लिया. बाहर 40 रुपए में बॉटल मिल जाती है, 50 रुपए में या 100 रुपए में दो, या 60-70 रुपए में 2 लीटर मिल जाता है. यहाँ 500 ml के 200, 400 रुपए उड़ा डाले, थिएटर में चल रहे मल्टीप्लेक्स में. ये सब तब हुआ जब उसके पास बहुत सारे पैसे थे.
अब शाम को ये सब खत्म होने के बाद जब जब में 100 रुपए बचे हैं, तो घर वहां से जहां भी कहीं है वहां से घर पर जाने रिक्शा तक, रिक्शा में लेके जाके स्पेशल रिक्शा में जाने के वांदे हैं, शेयरिंग में रिक्शा ढूंढ रहे। क्यों? सुबह तो पैसे उड़ा रहे थे, क्योंकि तब जेब में 20,000 रुपए थे और अब जेब में 100 रुपए है। तो सुबह के वक्त जो 100 रुपए की वैल्यू थी और आज ये सब पैसा उड़ाने के बाद शाम को जो 100 रुपए की वैल्यू है, उन दोनों में फर्क है। सुबह 100 रुपए के लिए उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, बट शाम को बहुत ज्यादा इंटेंसिटी थी। तो बेसिकली हुआ ये कि जब पैसा ज्यादा था तब वो 100 रुपए की उतनी वैल्यू नहीं थी, पैसा कम हो गया तो 100 रुपए की ज्यादा वैल्यू है। और ये तो हमने ऐसा भी नहीं देखा कि कोई रिच कोई पर्सन, एक ही पर्सन का एग्जाम्पल देखा। सो होता ये है कि एक्चुअल में मनी का मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। रीडिंग। नाउ स्कॉलर स्टूडेंट्स को रीडिंग काफी अच्छा लगता है, वो बहुत सारी बुक्स रीड कर सकते हैं वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, बट वो एक ही टाइप की बुक रीड नहीं करते, अलग अलग टाइप की बुक्स रीड करते हैं। इसीलिए अगेन होमोजेनिटी का एजम्पशन जाता है, तो ये रियल एक्सेप्शन नहीं है। सिंस मोर रीडिंग गिव्स डीपर नॉलेज, a scholar may receive more and more satisfaction when he reads various books again and again. He derives more utility by reading more and more books. So it is treated as exceptional case. तो जितने बुक्स पढ़ेंगे उतना ज्यादा नॉलेज और उतने ज्यादा वो सेटिस्फाई होंगे, नॉलेज मिलेगा उनको, गेन होगा। Here also a point must be considered that scholars reading is not restricted to one particular book alone. एक ही बुक बार बार नहीं पढ़ रहा, एक ही बुक चले जा रहे रट्टे कर, क्या फायदा? फिर उसको वो नॉलेज तो उतना ही मिलेगा। और इसी रीजन की वजह से हम बोल रहे कि उसका होमोजेनिटी का एजम्पशन नहीं है। He refers different books from different field by different authors and violates the assumption of homogeneity. तो वहां पे होमोजेनिटी नहीं है और इसी रीजन की वजह से ये रियल एक्सेप्शन नहीं है। लास्ट पॉइंट इज hence it is also cannot be treated as real exception. और आखिरी एक्सेप्शन जो दिया है म्यूजिक। बहुत बार लोगों को म्यूजिक सुनने की आदत होती है, मतलब ऐसा है कि आप ईयरफोन्स लगा लो और 2-4 घंटे गाने प्लेलिस्ट चला दो, चलता है। नाउ 2-4 घंटे वो प्लेलिस्ट चल रही है, सेम है, जितना ज्यादा वो म्यूजिक सुन रहे उतना ज्यादा उसको मजा आ रहा है। प्रॉब्लम होमोजेनिटी, अलग अलग गाने बज रहे हैं, अलग अलग सिंगर्स के, अलग अलग मूड के अलग अलग गाने बज रहे हैं। इवन अगर एक ही मूड है कि भाई ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग मूड है, तो भी एक ही गाना होगा ऐसा नहीं, अलग अलग गाने होंगे, तो होमोजेनिटी नहीं होता। नाउ सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. It is experienced that a repeated hearing of music gives more and more satisfaction. It increases marginal utility of music, hence the law is not applicable. However, it does not fulfill the assumption of homogeneity and continuity. और continuity रह भी गई तो भी homogeneity का बड़ा प्रॉब्लम होता है, अलग अलग सॉन्ग सुनना लोग पसंद करते हैं, thus it cannot be a real exception. अब यूजुअली जब भी मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूँ, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर डाउट हमेशा आता है, कोई पूछता है कोई नहीं पूछता है, सर हमें एक पर्टिकुलर गाना बहुत पसंद है और वो गाना हम लूप पे सुनते हैं, रिपीटेड बेसिस पे ही सुनते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बट वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कब तक, उसका एक लिमिटेशन है और उस लिमिटेशंस के बाद वो यूटिलिटी कम होनी ही है, इसीलिए ये रियल एक्सेप्शंस नहीं है। तो ध्यान रखना, आज का जो पहला क्वेश्चन हमने देखा है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, 7 पॉइंट हमने देखे, हर बार कुछ ना कुछ अजम्पशन मिसिंग है, इसीलिए वो रियल एक्सेप्शन नहीं है। जैसे पहला देखा हॉबीज, स्टैम्प्स कलेक्ट करना, कॉइन्स कलेक्ट करना, बट अलग अलग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, यहाँ पे होमोजेनिटी फॉलो नहीं होती है। सेकेंड माइजर, माइजर रैशनल बिहेवियर नहीं, वो सिर्फ पैसा जमा करते जाता है। एडिक्शन, तो ड्रंकर्ड पर्सन का एग्जांपल दिया कि जितना वो लिकर कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा इंटॉक्सिकेशन नशा उसको मिलेगा, बट उसका भी बिहेवियर रैशनल नहीं। फोर्थ पावर, अगेन रैशनैलिटी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट मनी, मनी के लिए थोड़ा अलग एक्सप्लेनेशन था, तो बहुत मनी के लिए एक्चुअली डीएमयू एप्लीकेबल है, रिच पर्सन के लिए मनी की यूटिलिटी कम होती है, पुअर के लिए ज्यादा होती है, एग्जाम्पल भी हमने देखा। अच्छा देन उसके बाद अगला देखा था रीडिंग, स्कॉलर बुक्स रीड करते हैं, ज्यादा नॉलेज मिलता है, बट होमोजेनिटी नहीं होती है। एंड म्यूजिक, अगेन होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। ये जो सारे पॉइंट्स है ये है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू, स्क्रीन पे है बट बिना देखे कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था वो था हॉबीज, हॉबीज, फिर उसके बाद हमने देखा सेकेंड पॉइंट माइजर, थर्ड एडिक्शन, फोर्थ पावर, फिफ्थ मनी, सिक्स म्यूजिक, सिक्स पॉइंट रीडिंग एंड सेवंथ म्यूजिक। तो ये पहला क्वेश्चन आज का देखा। इसके बाद एक्सेप्शंस के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो है
क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ, क्रिटिसिजम्स या इसी को लिमिटेशंस ऑफ द लॉ, लॉ ऑफ डीएमयू के लिमिटेशंस भी इसको बोला जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। अब जब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, प्लीज अच्छे से याद रखना और समझना इसको कि जब हम बोलते हैं कि लिमिटेशंस है, ये एजम्पशंस के साथ ही मैंने डिस्कस किया था, जैसे कंटिन्यूटी वाला पार्ट है कि अगर हमें देखना है कि चाय पीने से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है कि नहीं, फिर एक पिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर बार आदमी ऐसे कंटिन्यूअसली अननेसेसरी चीजें कंज्यूम नहीं करता, हर चीज डिविजिबल नहीं होती है, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, हर बार मनी में चीजें काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा, और ये सारी चीजें अगर हम देखें तो वहां पे लॉ ऑफ डीएमयू हर बार फुलफिल नहीं हो पाता, तो उसके एजम्पशंस में ही उसके लिमिटेशंस थे। तो ये पार्ट हम ऑलरेडी वैसे डिस्कशन कर चुके हैं, सिर्फ सेपरेटली देखना है, 5 छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहला, अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। द लॉ ऑफ डीएमयू is based upon various assumptions like homogeneity, continuity, constancy, rationality, but in reality it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time. सब के सब, मतलब कंटिन्यूटी भी हो, होमोजेनिटी भी हो, ड्यूरेबिलिटी भी हो, सब कुछ एक साथ होना ये पॉसिबल नहीं हो पाता, काफी अनरियलिस्टिक है। देन सेकेंड, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट कैसे करना है वो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे रादर देन गो विदाउट अ कमोडिटी। बट हर बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद श्योर नहीं होते कि हम इसके लिए कितना पैसा दे सकते हैं या कितना पैसा हमने देना चाहिए, हम खुद उस चीज के लिए श्योर नहीं, हमें ही नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना सही वर्थ रहेगा, ऐसा बहुत बार होता है। प्लस हमने देखा था कि नेसेसिटी जैसी चीजें अगर है, हवा, पानी, इनके लिए हम कुछ भी दे सकते हैं, बट एक्चुअली कितना भी दे सकते हैं, बट एक्चुअल उतना देने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये सारी चीजों में लॉ अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस कार्डिनली, सो इट कैन बी एडेड, compared and presented through a schedule. In reality, cardinal measurement of utility is not possible because utility is a psychological concept, जो हमको फीचर में दिया गया था। अगेन इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ऐसा काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है, कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ बीच में होते हैं जिनके हिसाब से कुछ जगह पॉसिबल है, कहीं पॉसिबल नहीं, तो जहां जहां पॉसिबल है वहां लॉ अप्लाई हो ही सकता है। सो अगेन ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलते रहेंगे, हम हमारे हिसाब से, अब जब हम क्रिटिसिज्म देख रहे हैं तो उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली उस हिसाब से दिया है। थर्ड पॉइंट, इनडिविजिबल गुड्स, हर गुड डिविजिबल नहीं होता है, हेयर कट वाला एग्जांपल देखा था पिछले सेशन में। द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल एंड बल्की गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट विच आर नॉर्मली परचेस इन अ सिंगल यूनिट एट अ टाइम। एट अ टाइम हम एक ही देखते हैं, अब एक ही टाइप के 10 टीवी कोई नहीं खरीदता, एग्जैक्टली सेम टाइप के, एक ही टाइप की 50 कार कोई नहीं खरीदेगा, अगर खरीदनी है तो अलग अलग मॉडल, अलग अलग कलर तो भी अलग लेगा। किसी को कोई कार इतनी ज्यादा पसंद है उसने 7 कार ले ली, हर दिन के लिए अलग, अब हर दिन के लिए अलग ली तो कम से कम कलर तो भी अलग लेगा, और वो चीज डिविजिबल नहीं कि कार को हाफ कर दो या ऐसी चीजें डिविजिबल नहीं होती है, तो यहाँ लॉ का एप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी उन्होंने कांस्टेंट अज्यूम की है, जो कि पॉसिबल नहीं है, मनी की यूटिलिटी भी कम होती है, जितना ज्यादा पैसा उतना मनी की यूटिलिटी कम। द लॉ अज्यूम्स दैट the marginal utility of each unit of money remains constant. However, critics argue that MU of money differs from person to person. It is influenced by changes in prices, stock of money की prices बदलना, पैसा कितना अवेलेबल है, इससे वो अफेक्ट होता है। लास्ट पॉइंट, सिंगल वांट। लॉ ऑफ डीएमयू सिर्फ एक ही वांट को कंसिडर करता है, जबकि रियलिटी में लोगों के एक से ज्यादा वांट्स होते हैं। The law is restricted to the satisfaction of a single want at a point of time. However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time. तो हम जब एक्चुअली हम देखते हैं तो सारे वांट्स हमारे पास जो लिमिटेड पैसा अवेलेबल है, रिसोर्सेस, उसको हमें एक ही वांट में नहीं खर्चा करना है, हमको अलग अलग वांट्स में अप्लाई करना होता है। तो ये सारे जो है क्रिटिसिज्म से, लिमिटेशन से, इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है आना, बट स्टिल हमने पढ़ लिया। सिंपल पॉइंट से सबसे पहला था अनरियलिस्टिक एजम्पशन, सेकेंड कार्डिनल मेजरमेंट, थर्ड इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, गुड्स हमेशा डिविजिबल नहीं होते हैं, फोर्थ पॉइंट कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एंड लास्ट सिंगल वांट। तो ये क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ। आज के सेशन में हमने एक्सेप्शंस टू द लॉ देखा और साथ ही साथ में क्रिटिसिजम्स भी देखे। एक्सेप्शंस में 7 पॉइंट देखे, कोशिश कर सकते हो याद करने की। पहला हॉबीज, सेकेंड माइजर, थर्ड एडिक्शन, फोर्थ पावर, फिफ्थ पॉइंट मनी, सिक्स रीडिंग, एंड लास्ट म्यूजिक। और क्रिटिसिज्म में 5 पॉइंट देखे, पहला अनरियलिस्टिक एजम्पशन, सेकेंड कार्डिनल मेजरमेंट, थर्ड इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, फोर्थ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एंड लास्ट पॉइंट
सिंगल want। तो ये क्रिटिसिज्म्स हुए। अब इसके बाद दो क्वेश्चन बचते हैं। एक बचता है आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, एंड दूसरा क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। अब अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस की थ्योरी याद है तो वहां हमने मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का कनेक्शन एक्चुअली देखा हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है तो लोग खरीदेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एमयू प्राइस के इक्वल है तो भी खरीदेंगे, वहां इक्विलिब्रियम आएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी अगर लेस देन प्राइस है तो वहां कंज्यूमर बाय नहीं करेगा। यही रिलेशन थोड़ा अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वहां पे उन्होंने एक छोटी सी एडजस्टमेंट भी की थी जो मेरे हिसाब से अननेसेसरी है, बट टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक दिया है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है उस हिसाब से हमें उसका प्रेजेंटेशन देखना है। तो कल के सेशंस में सिग्निफिकेंस कंप्लीट होंगे और वो रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस वाला पार्ट भी कंप्लीट होगा और उसके साथ फिर ये चैप्टर भी फिनिश होगा। सो अभी के लिए इस डिस्कशन के लिए इतना ही, बाकी का